Hello everyone, welcome to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पिनल कोड 1860, सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और गाइस, आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून को पूरे देश में लागू किया है। तो आज की वीडियो में इस बात पर फोकस किया जाएगा कि इन 3 नए कानूनों में वो बड़े बड़े चेंजेस क्या किए गए हैं, और एज अ इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें ये जानना ज़रूरी भी है। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत कुछ जानने को है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, हिंदुस्तान में इंडियन पिनल कोड, जिसको हम शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं, सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसी के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये तीनों के तीनों कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बैकबोन को तैयार करते हैं। तो चलिए हर एक के ब्रीफ ओवरव्यू को देख लेते हैं। फर्स्ट है इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 1860। तो आईपीसी को बनाने का मकसद और पर्पस ये था कि आईपीसी ये हिंदुस्तान का मेन क्रिमिनल कोड समझा जाता है, जो बेसिकली क्रिमिनल लॉ के तमाम सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को आउटलाइन करता है। और इसमें यानी कि आईपीसी में ऑफेंस के एक वाइड रेंज को कवर किया जाता है, जिसमें स्टेट के अगेंस्ट क्राइम, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट क्राइम, ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी और मॉरलिटी के अगेंस्ट जो क्राइम किए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को आईपीसी कवर करता है। और इसी के साथ साथ आईपीसी इन तमाम ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट हो सकता है, इसके एलिमेंट्स और डेफिनेशन को भी स्पेसिफाई करता है, तय करता है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, तो आईपीसी को 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें कुल 511 सेक्शन आते हैं। दूसरा है सीआरपीसी, जिसे आप अपने डेली लाइफ में सुना करते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो सीआरपीसी को बनाने का मकसद ये था कि सीआरपीसी ये हिंदुस्तान में क्रिमिनल लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, तो सीआरपीसी में क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आउटलाइन किया जाता है, और इसी के साथ साथ सस्पेक्ट एप्रीहेंशन, एविडेंस के कलेक्शन, और इसी के साथ साथ कंडक्ट ऑफ ट्रायल के लिए इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसेस होते हैं, कार्रवाई होती है, उसको आउटलाइन करता है कि किसी भी क्राइम के पीछे का प्रोसीजर क्या होगा, ये हमें सीआरपीसी से पता चलता है। और गाइस, जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, तो सीआरपीसी में कुल टोटल यानी कि मुकम्मल 484 सेक्शन आते हैं, जिसको 37 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, और इसी के साथ साथ सेवरल शेड्यूल ऑफ फॉर्म्स भी हुआ करते हैं। तीसरा आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो गाइस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बनाने का पर्पस ये था कि ये यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट ये हिंदुस्तानी अदालतों में यानी कि इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस के एडमिसिबिलिटी को रेगुलेट करता है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट ये एडमिसिबल एविडेंस के ताल्लुक से रूल्स और स्टैंडर्ड्स को आउटलाइन करता है, और इसी के साथ साथ एविडेंस के रेलेवेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेस के एग्जामिनेशन के ताल्लुक से रूल्स और प्रोसीजर को एम्फसाइज करता है। और जहाँ तक बात है स्ट्रक्चर की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में मुकम्मल 167 सेक्शन आते हैं, जिनको 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। और गाइस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बनाने का ये भी मकसद था, ये इंश्योर कराने के लिए कि हिंदुस्तानी कोर्ट में यानी कि हिंदुस्तानी अदालतों में सिर्फ और सिर्फ रिलायबल और रेलेवेंट एविडेंस को ही प्रेजेंट किया जाएगा। तो गाइस, अब हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के करंट स्टेटस को देख लेते हैं। तो गाइस, पहला इंडियन पिनल कोड 1860, इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को बदल दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदल दिया गया है भारतीय साक्ष्य बिल से। तो गाइस, पहले इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अभी यानी भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शन है। जहाँ तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात है, सीआरपीसी की बात है, तो इसमें पहले 484 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अभी 531 सेक्शन हैं। और इसी के साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पहले 166 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन अभी भारतीय साक्ष्य में कुल 170 सेक्शन हैं। मेजर चेंजेस, तो गाइस 3 न्यू क्रिमिनल लॉज में जो बड़े बड़े यानी कि बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, मेजर चेंजेस, उसे देख लेते हैं। पहला है 0 एफआईआर, यानी कि अब हर नागरिक देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर को फाइल कर सकता है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जिस जगह में क्राइम हुआ है उसी जगह के पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना होता था, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म करके आसानी कर दिया गया है शहरियों के लिए कि अब देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर को फाइल कर सकते हैं। और ये इसलिए किया गया है ताकि लीगल प्रोसीडिंग के इनिशिएटिंग में जो डिले हुआ करता था, ताख़िर हुआ करती थी, उसको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट,
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब हम पुलिस कंप्लेन ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मैंडेटरी वीडियोग्राफी, यानी कि वो तमाम हीनियस क्राइम्स, यानी कि तमाम हीनियस क्राइम के क्राइम सीन को वीडियोग्राफी करना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले जो है लेक ऑफ एविडेंस की वजह से जो केसेस हैं हाथ से निकल जाते थे, इसलिए अब क्राइम सीन को वीडियोग्राफी करना मैंडेटरी कर दिया गया है। एंड द नेक्स्ट समन, पहले जो है किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जो बुलाया जाता था उसको जो लिखित में इन्फॉर्म किया जाता था, अब जो है किसी भी व्यक्ति को जो समन किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को ईमेल कर दिया जाएगा ताकि वो व्यक्ति पर्टिकुलर डेट में अपने कोर्ट में आकर के कार्रवाई को सुने। और ये इसलिए किया गया है ताकि पेपर वर्क को रिड्यूस किया जा सके और इसी के साथ साथ लीगल प्रोसेस को क्या है फास्ट किया जाए और इसी के साथ साथ इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन को इंश्योर कराया जा सके। तो गाइस अगला मेजर चेंजेस है फास्टर जस्टिस, यानी कि पहले जो है केसेस सालों साल जो पेंडिंग में रहा करता था, तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोर्ट में जैसे ही पहली हियरिंग होगी तो फर्स्ट हियरिंग के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट को फ्रेम करना होगा, ट्रायल को कंप्लीट करना होगा और जैसे ही ट्रायल कंप्लीट होगा उसके 45 दिनों के अंदर कोर्ट को अदालतों को फैसला सुनाना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट सेंसिटिव हैंडलिंग, यानी कि बच्चों और औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स हुआ करते थे ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू हुआ करता है। इसको हैंडल करने के लिए विक्टिम्स के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए फीमेल ऑफिसर को तैनात किया जाएगा और इसी के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट को फास्ट से फास्ट बनाया जाएगा। और गाइस नेक्स्ट प्रोविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो नए नए क्राइम्स इमर्ज हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस नए कानून में न्यू प्रोविज़न को भी डाला गया है, जैसे कि फॉल प्रॉमिस करना मैरिज के लिए, माइनर का गैंग रेप करना, इसी के साथ साथ मॉब लिंचिंग, इस तरह के हीनियस क्राइम को एड्रेस करने के लिए भी न्यू प्रोविज़न डाले गए हैं। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, तो गाइस पहली मरतबा टेररिज्म के डेफिनेशन को इन 3 नए कानून में बताया गया है और ये कंट्री के इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंक्लूड करने के लिए, इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए टेररिज्म के डेफिनेशन को बताया गया है। एंड द नेक्स्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेक्शन फ्रॉम 511 टू 358 इन भारतीय न्याय संहिता। तो गाइस इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है पहले इसमें 511 सेक्शन हुआ करते थे, अब इसे घटाकर 358 सेक्शन कर दिया गया है। एंड द नेक्स्ट मर्जिंग ऑफ ओवरलैपिंग सेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। तो गाइस इस पॉइंट में इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो लीगल टर्म्स वगैरह हुआ करते हैं इन 3 नए कानून में लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है ताकि आम नागरिक भी कानूनी कार्रवाई को जान सके। तो गाइस आज के टॉपिक का कंक्लूजन ये है, ये तीनों कानून चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हिंदुस्तान में क्रिमिनल लॉ के लिए लीगल फ्रेमवर्क को तैयार करता है और इसी के साथ साथ क्राइम के डेफिनेशन, प्रोसिक्यूशन और इसी के साथ साथ सिस्टमैटिक और फेयर मैनर में एडजुडिकेशन को इंश्योर कराता है। तो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? ऑन व्हाट डेट वर दिस 3 न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू फोर्स। बताना ये है कि जो नए 3 कानून आए हैं ये किस तारीख में इसको नाफिज किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों और साथियों और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।